तीनों के आसाब रात ढलने के इंतजार में तड़कने लगे थे। सूरज की मुसाफत खुदा खुदा करके तय हुई। सारा दिन तो मतला साफ रहा, लेकिन शाम के उफक पर बादलों का दबीज गुबार फैलने लगा था। डूबते सूरज की कपकपाती किरणों ने बादल के चारों तरफ बड़ा खूबसूरत सुनहरा हाशिया बना लिया था। अब इस हाशिए पर भी रात की जुल्मतों का साया गहरा होने लगा था। बिलाखिर रोशनियां दम तोड़ गईं। अंधेरे के हैबतनाक देव ने उनके सामने बनी पहाड़ी को निगल लिया। कभी कभी किसी समत से अचानक टॉर्च या सर्च लाइट की रोशनी जल बुझकर अंधेरे के इस तिलिस्म से टकरा कर दम तोड़ देती। सामने का सारा मंजर गो के कश्मीर के मुकद्दर पर फैली रात की जुल्मत ने हड़प कर लिया था। लेकिन आमिर खान ने बंकर की एक एक तफसील हिफ्स कर रखी थी। सुबह से अब तक उसने इसके सिवा और किया ही क्या था। कभी कभी जब शाम की तरह पतली और बल खाती सड़क पर दौड़ती किसी जीप की रोशनी मोड़ काटते हुए एक खास जाविये पर आकर जब बंकर को जाने वाले रास्ते पर पड़ती तो आमिर खान की रगों में अंगारे दौड़ने लगते। उसने अपने बाएं बैठे दोनों साथियों से सरगोशी की। चलो संगियो। ममदू गुज्जर ने उसके बाजू पर लरसता हुआ हाथ रखा। बोला आमिर खान, बड़ा लंबा साथ रहा है अपना। हमने इटली से मिस्र तक इकट्ठे मौत की शाहरा पर सफर किया है। अब मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। आमिर खान ने बड़ी आहिस्तगी से उसके हाथ को अलग किया। बोला ना संगीना, तुम तो जानते हो मुझे, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। उसने कोशिश की थी कि अपने लहजे को गैर संजीदा बनाए रखे। सजावल खामोश था, उसे कुछ नहीं सूझ रही थी। तीनों दोस्त एक दूसरे से बारी बारी बगलगीर हुए। उन्होंने हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से होने वाली किसी भी दानिस्ता गलती की माफी मांगी और रब राखा पुकारते मौत की शाहरा पर तीन समत को फूटने वाली तीन राहें अपना ली। वो पत्थरों पर बगैर आवाज पैदा किए चल रहे थे। ममदू और सजावल को आमिर खान ने उनकी पोजीशनों से आगाह कर दिया था। एक मखसूस मकाम पर वो तीनों अपनी अपनी समत हो लिए। ममदू और सजावल ने उस रास्ते को कवर करना था जो उस बंकर तक जाता था, और आमिर खान ने अपने जहन में उससे अलग एक वज़ा करदा रास्ता इख्तियार करके बंकर तक पहुंचना था। बंकर के कोने से झांकती फील्ड गन की नाल से कभी कभी कोई गोला गूंजदार आवाज पैदा करता, अपने पीछे चिंगारियों की एक लकीर छोड़ता, मुजाहिदीन की पूंछ से बाहर जाने वाली पोजीशनों पर गिरता तो एक गूंज जंगलाख चट्टानों से टकरा कर लरजने लगती। फिर उसका हैबतनाक तसलसल भी खामोशियों के समंदर में गर्क हो जाता। आमिर खान ने अपने जूते उतार कर फेंक दिए थे। उसकी स्टेन गन उसके कंधे से झूल रही थी और पाउच में रखे हैंड ग्रेनेड महज एक लम्हे की मोहलत पर अपनी मुहिम पर रवाना होने को तैयार थे। आमिर खान ने बंकर के एक पहलू पर फूटते उस पेचदार और बज़ाहिर नाकाबिले उबूर रास्ते का इंतखाब किया था, जिस पर चलकर बंकर तक पहुंचना किसी बहुत बड़े और झुलसते सहरा को पाटने से कम न था। किसी भी पत्थर पर पड़ने वाला गलत कदम, कोई भी कंकर नीचे गिरा देता या किसी भी झाड़ी से पैदा होने वाली मामूली सी आवाज उसकी मौत की पयाम्बर बन जाती। कोई उस तरफ देखने का तकल्लुफ भी न करता। महज उसके सर पर झांकती मशीन गन की नाली से एक सुर्ख लकीर फूटती और वो मौत के बेरहम हाथों में कुछ करने की हसरत ही दिल में लिए जा पहुंचता। पत्थरों पर तैरता वो उस छज्जे के नीचे बनी चट्टान के तेज धार सिरे पर पहुंच चुका था, जिसने उसे उस छज्जे तक पहुंचाना था, जिसके ऊपर बने बंकर में मौत अपने भयानक जबड़े खोले हर आने वाले की मुंतजिर बैठी थी। आमिर खान ने पत्थरों के ढेर पर से एक कदम चट्टान पर रखा और जमानो मकान की ठहरी हुई गर्दिशों में समा गया। ये चंद लम्हों का सफर उसके आसाब तोड़े दे रहा था। किसी भी लम्हे पांव उठाने से कोई कंकर भी फिसल कर आवाज पैदा कर सकता था। फिर उसके कदम उठाने और गन फायर होने का अमल एक साथ वकू पजीर हुआ। धमाके की आवाज से उसकी नसें टूटने लगी। कई कंकर उड़कर नीचे गिरे तो आमिर खान को अपनी नब्जें साकित होती हुई मालूम हुई। चंद लम्हे इस अजियतनाक कैफियत की भेंट चढ़ाकर वो शऊर के जहानों में वापस पलटा और मौत की शाहरा पर संभल संभल कर आगे बढ़ने लगा। अपनी साकित नब्ज के साथ उसने चट्टान का पुल सिरात उबूर किया और छज्जे पर पहुंच गया। छज्जे की चट्टान कदरे हमवार थी। आमिर खान ने बर्फ सी पथरीली चट्टान पर खुद को बगैर आवाज पैदा किए गिरा दिया और लेटे लेटे एक पत्थर से टिक कर अपनी पाउच से ग्रेनेड बाहर निकाला। यहाँ तक पहुंचने की जो मुसाफत उसने पाटी थी, उसका तसव्वुर करते ही करबामेज मुस्कुराहट की एक लहर उसके होंठों पर मुंजमद होकर रह गई। अपने शऊर की दुनिया में लौटने पर जब उसने अपनी जिस्मानी कैफियत का जायजा लिया तो उस पर इंकिशाफ हुआ कि उसके पांव तो कभी के उसके जिस्म से अलग हो चुके हैं। पांव की जगह बर्फ में मुंजमद गोश्त के दो बेहिस लोथड़े उसकी टांगों से चिमटे हुए थे। किसी न किसी तरह अपने बेहिस और मुंजमद कदमों पर वो उठकर खड़ा हो गया। उसके सीने से पत्थरों की वो दीवार लगी हुई थी जिसमें चौकोर दरवाजे के अंदर फील्ड गन और मशीन गन्ने नस्ब थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे अपने मुंह तक ले जाकर आमिर खान ने हैंड ग्रेनेड से पिन अलग की और पंजों के बल ऊपर को उठा। बंकर में मौजूद तोपचियों के हयूले अंधेरे में उभरे, फैले और फैल कर सिमट गए। आमिर खान का हाथ सर से बुलंद हुआ और ग्रेनेड मोर्चे में जा गिरा।
दूसरे ही लम्हे वो दूसरे ग्रेनेड की पिन निकाल चुका था। पहले धमाके के साथ ही दूसरा ग्रेनेड बंकर में गिरा। धमाके के साथ उड़ने वाली चीजों में आमिर खान का अपना वजूद भी शामिल था। पूरी वादी का कलेजा तो दहल गया था। आमिर खान अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। वो उड़ता हुआ सामने वाली चट्टान से टकराया, फिर उसका वजूद टकरा कर पीछे को उल्टा और सर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। ताजा खून की एक सुर्ख लकीर पत्थर पर से बहकर एक कोने से कतरा कतरा नीचे फैले पत्थरों पर गिर कर जमने लगी। उसने 2 अल्फाज ही बमुश्किल अदा किए, खुदाया कश्मीर। सूबेदार केदारनाथ अपनी प्लाटून के साथ पेट्रोल कर रहा था जब उसको दूर से 2 साए भागकर उस जानिब आते दिखाई दिए। उससे पहले फायरिंग की मुसलसल आवाज आ रही थी। पहले तो उसने यही समझा कि ये बलवाइयों की कार्रवाई है, लेकिन जल्द ही उसे अपना ख्याल बदलना पड़ा। उसकी आधी जिंदगी मैदाने जंग में गुजरी थी और बैक वक्त फायर करती मुख्तलिफ गन्स में से अलहदा हर एक की आवाज की शनाख्त कर सकता था। फायरिंग में लाइट मशीन गन की आवाज इस अमर पर दलालत कर रही थी कि मामला कुछ और है। उसने एक जवान को हुक्म दिया, टॉर्च चलाओ। टॉर्च रोशन होते ही बाकी सारी प्लेटून स्टैंड टू हो गई। टॉर्च की रोशनी में उन्हें 2 हवास बाख्ता पुलिस वालों के चेहरे दिखाई दिए जो दीवानावार मुंह उठाकर इस तरफ भागते हुए आ रहे थे। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं और सांस धुंकनी की तरह चल रही थी। फौज को अपने सामने देखते ही उनमें से एक ने हाँपते हुए दोनों हाथ बांधे, बोला, महाराज जी गजब हो गया। सूबेदार केदारनाथ ने फौजी दबदबे का मुजाहरा किया। बोला, क्या हुआ, क्या बात है? वो बोला, उधर होम गार्ड्स वाले मुसलमानों ने सबको मार डाला है, सबको महाराज जी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर साहब भी मारे गए, सब मारे गए। वो एक ही बात दोहराई जा रहा था। सूबेदार बोला, मुसलमानों ने सबको मार दिया? उनकी ये हिम्मत। मुख्तलिफ जबानें भांत भांत का जहर उगलने लगी। वो ऐसा ही करते हैं। वहां भदरवा में भी उन्होंने कल 3 हिंदू पुलिस वाले मार दिए। दूसरा हिम्मत करके गिगियाया, महाराज जी, वो सब छोकरियों को भगा कर ले गए, सबको। सूबेदार केदारनाथ की आंखों में खून उतर आया। ये मुसले, इनकी इतनी हिम्मत। उसने अहकामात जारी किए, एडवांस करो जवानों, सारी प्लेटून बिखर कर मेरे साथ चलेगी। ए हवालदार साहब, तुम उधर कंपनी हेडक्वार्टर को खबर दो। हवालदार तो वायरलेस पर राब्ता पैदा करने लगा। बाकी जवान फौरन जंगी तरबियत के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्शनों में बंटकर बिखर गए। वो सब एडवांस करते हुए डाक बंगले की तरफ बढ़ रहे थे। शेरू भागम भाग जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक जबरदस्त जहनी झटका लगा। वो लड़की जिसे उसने एक जवान के साथ भेजा था, उसके कमरे में सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। अफरा तफरी में शेरू के जहन से उसका ख्याल ही निकल गया था। उसके बदन पर कपड़ों की जगह चीथड़े लटक रहे थे, लेकिन अभी तक वो इतनी खौफजदा थी कि उसे अपनी जिस्मानी हालत का जायजा लेने का ख्याल ही नहीं आया था। शेरू उस पर एक नजर डालकर धक से रह गया। उसे यूं लगा जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। ये लड़की अपने फटे पुराने कपड़ों में भी किसी और आलम की मखलूक लग रही थी। शेरू एक टुक उसे घूरता रहा। जैसे ही लड़की को उसकी आमद का एहसास हुआ, उसकी नजरें शेरू की नजरों से टकराईं। एक खजालत सी उसे महसूस हुई, जैसे लड़की ने उसे चोरी करते पकड़ लिया हो। वो दूसरे ही लम्हे आलम होश में लौट आया। वक्त की नजाकत का एहसास उससे ज्यादा और किसे था। चारपाई के कोने पर धरा अपना सिविलियन जोड़ा जो उसने रात को पहनने के लिए तैयार किया था, उसने उसके सामने फेंक दिया। बोला, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, फौरन। ये कहकर वो अपना असबाब समेटने लगा। राउंड से भरा थैला उसने कंधे के साथ लटकाया और गन हाथ में पकड़कर बाहर निकल आया। 2 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद वो लड़की बाहर आई। उसने भी शायद हालात की संगीनी को महसूस कर लिया था। बाकी जवान कतार में खड़े थे। उसने एक हवलदार को मुखातिब किया, गुलाम नबी, तुम 5 जवानों के साथ आगे निकलो। हम श्रीनगर रोड ब्लॉक करते हैं। फौज को इस तरफ आते देख कर ललकारना। अगर वो गोली चलाएं तो फायर करते हुए पसपा हो जाना। खुदा हाफिज। उसने बाकी जवानों को अपने पीछे आने का इशारा किया। लड़की सहरजदा सी उन्हें देख रही थी। उसका जहन ही शायद माऊफ हो चुका था। पैदर पैर टूटने वाली कयामतों ने उसे हिला कर रख दिया था। शेरू ने उसका बाजू पकड़कर उसे हल्का सा झटका दिया। बोला, चलो मेरे साथ। शेरू ने उसे अपने साथ ही भगाना शुरू कर दिया। वो उसकी रफ्तार का साथ तो न दे सकी, उसके साथ खिंची चली आ रही थी। लेकिन बमुश्किल उसने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि वो लड़खड़ा गई, और अगर शेरू ने मजबूती से उसका हाथ न थाम रखा होता तो वो मुंह के बल गिर पड़ती। उसने रुककर लड़की को संभाला। बोला, चलो जल्दी करो। वो सिसक पड़ी, बोली, मुझसे भागा नहीं जाता। उसकी जलती हुई आंखें शेरू से टकराईं और तभी अचानक ही फायरिंग की आवाज दोनों को आलम हकीकत में वापस ले आई। शेरू झुका और एक झटके से उस हैरतज़दा लड़की को कंधे पर उठाकर भागने लगा। उसके साथ ही शेरू के वहां पहुंचने तक सड़क के किनारे दोनों अतराफ में पोजीशनें संभालने लगे। लड़की को कंधे पर उठाए वो सड़क के किनारे लगे दरख्तों के अंदर ही अंदर घुसता चला गया। एक कदरे महफूज जगह पहुंचकर उसने इस बोझ से निजात हासिल की। उसने अपनी सांसें संभालते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, आसिया। उसके मुंह से निकला ही था
कि अचानक शेरू ने जस्ट लगाई और अपने साथ उसे भी जमीन पर गिरा दिया। गोलियां उससे कुछ फासले पर दरख्तों के पत्ते छेदने लगी। खौफ के मारे लड़की की हलक से निकलने वाली चीख बड़ी ही अजियतनाक थी। शेरू ने उसका बाजू पकड़ा और वो दोनों दरख्तों के अंदर ही अंदर झुके झुके भागने लगे। उसे अपने चारों तरफ से अपने साथियों के भागने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हमलावर मार्टर और मशीन गन का फायर कर रहे थे और शेरू के साथियों के पास राइफलें और स्टेन गन्ने और 2 मशीन गन्ने भी थीं। मगर उन्हें नस्ब करने की उन्हें मोहलत कहाँ मिली होगी। शेरू सोचने लगा, मुकाबला दीवाने का ख्वाब था और बस। उसकी अपनी अकेली जान होती तो कोई और बात थी, लेकिन कुदरत ने एक मुसलमान लड़की की शक्ल में उस पर जो बोझ ला दिया था, उसने शेरू को कुछ ज्यादा ही हकीकत पसंद बना दिया। वो लड़की का हाथ थामे बदस्तूर भागता चला जा रहा था। लड़की की हालत अब ये थी कि वो भागने की बजाय उसके साथ घसीटती हुई जा रही थी। शेरू हैरान था कि अब तक उस समत आने वाली हजारों गोलियों में से कोई उनमें से किसी एक को भी नहीं लगी थी। जिस शिद्दत से वो लोग फायरिंग कर रहे थे, बज़ाहिर उनके अब तक बचे रहने वाली कोई बात नहीं थी। एक कदरे महफूज जगह पर पहुंचकर वो रुक गया। खुद उसका सांस भी मुसलसल भाग दौड़ से धूंकनी की तरह चलने लगा था। लड़की तो नीम मुर्दा सी वहीं एक दरख्त के सहारे बैठ रही, जबकि शेरू उससे जरा हट कर खड़ा हो गया। उसकी नजरें उसी रास्ते पर जमी हुई थी जिस पर भागते हुए वो यहां तक पहुंचे थे, लेकिन घने दरख्तों की वजह से उसकी नजरें करीब ही उलझ कर रह जाती। इस मर्तबा लड़की से आंखें मिलाने की उसे हिम्मत नहीं हुई थी। बोला, कहाँ की रहने वाली हो? उसके सवाल का जवाब लड़की की आंखों से बेख्तियार बहने वाले वो आंसू थे जिन्होंने शेरू को भी गड़बड़ा दिया। बोला, माफ करना, मुझे शायद ये नहीं पूछना चाहिए था। शेरू इस उलझन में था कि उसे किस तरह तसल्ली दे। वो बोली, ऐसा न कहिए, आपने तो मेरी जान बचाई है। हम लोग बटोट के साथ ही एक गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं रहा। शेरू फिर परेशान हो गया। बोला, देखो, और उन्हें धोने से क्या बनेगा? जो तुम्हारी कहानी है वही आज हर कश्मीरी मुसलमान की कहानी है। हौसला करो, अब तुम महफूज हो जब तक मैं तुम्हारे साथ जिंदा हूं। लड़की ने हैरत अंगेज कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया। उसने चादर के एक कोने से आंसू पोंछे और सर झुका लिया। शेरू ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। फायरिंग की आवाजें बंद हो चुकी हैं। मेरे साथी या तो मारे गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं। वो लोग हमारी तलाश में जरूर आएंगे। अब अंधेरे में हम लोग जितनी दूर निकल जाएं मुनासिब है। दिन के उजाले में सफर करना इतना आसान नहीं। लड़की बगैर कोई बात कहे उठ खड़ी हुई, हालांकि साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी हालत मजीद चलने के लायक नहीं। शेरू बोला, मुझे तुम्हारी हालत का एहसास है आसिया। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो रहा, क्योंकि आसिया चंद कदम दूर निकल गई थी। 2-3 फरलांग वो दोनों इकट्ठे चलते रहे। इस दौरान दोनों ही ने एक दूसरे की तरफ कई मर्तबा कनखियों से देखा और एक दूसरे की चोरी को पकड़ा, लेकिन अभी तक दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी। चलते चलते आसिया अचानक रुक गई। शेरू चौंक पड़ा। वो बोली, आप कौन हैं? उसे शायद होश ही अब आया था। शेरू चौंक पड़ा। वो जिस सवाल की तवक्को बहुत पहले कर रहा था, वो लड़की ने उससे अब पूछा था। वो बोला, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम शेरू है, शेर मोहम्मद। मैं पूंछ से आया हूँ। लड़की को शायद अभी तक उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि उसने शेरू को सरकारी वर्दी में देखा था, जो उसके ख्याल से भारतीय या रियासती फौज ही की वर्दी हो सकती है। शेरू भी उसकी ज़हनी कैफियत को जान गया था। उसने लड़की को मुतमईन करना चाहा। बोला, हम शेख अब्दुल्ला की फौज के सिपाही हैं। उसे यकीन था कि शेख का नाम आसिया के लिए अजनबी नहीं होगा। शेरू के जवाब से वो कदरे मुतमईन हो गई थी। दोनों अब फिर खामोशी से चले जा रहे थे। उसने चलते चलते ही आसिया से पूछ लिया, तुम्हें उस इलाके की कुछ खबर भी है? वो बोली, नहीं, मैं सिर्फ श्रीनगर 2 मरतबा गई हूँ अपने चचा के घर। यहाँ बटोट से कभी बाहर निकलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। शेरू ने खुदा का शुक्र अदा किया कि अब कम से कम लड़की को मजबूत हाथों तक पहुंचाने का मरहला तो बखूबी तय पा जाएगा, क्योंकि उसका चचा श्रीनगर में मौजूद है। वो तो अभी तक ये फैसला भी न कर पाया था कि वो उसे बचाकर कहाँ ले जाएगा। उसने होम गार्ड्स की वर्दी पहन रखी थी, जो उन दोनों को किसी भी वक्त पकड़वा सकती थी। इर्द गिर्द के हिंदू देहातों में पहले ही से कबाब में हड्डी बनने वाले मुसलमान होम गार्ड्स के खिलाफ जबरदस्त नफरत पाई जाती थी, क्योंकि जो कारनामा शेरू और उसके साथियों ने बटोट में अंजाम दिया, ऐसे कई कारनामे मुसलमान होम गार्ड्स पहले भी मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दे चुके थे, और कई जगह उनका टकराव रियासती फौज और होम गार्ड्स में मौजूद गैर मुस्लिमों से हो चुका था। फौज से अभी तक अलबत्ता ये पहला टकराव था जो उन लोगों ने किया। शेरू को रह रहकर एक ही फिक्र सताई जा रही थी कि जम्मू में उसके साथी उसके मुंतजर होंगे। उसके दिल से यही दुआ निकलती थी कि खुदा करे उसके पूंछ वाले बाकी साथी जम्मू तक बखैरियत पहुंच जाएं। बटोट के तार घर से निकलने वाली खबर बिजली किसी तेजी के साथ नजदीकी इलाकों में फैल जाती थी, और शेरू जानता था कि रातों रात उनका कारनामा बटोट के गिरदोनिवाह में फैल चुका होगा। दिन के उजाले में उसकी वर्दी उन दोनों के लिए मौत का फंदा साबित हो सकती थी। वो जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन कैसे? यही सवाल उसे कचोके दे रहा था।
رات کا दूसरा पहर था जब उसने आसिया को लड़खड़ाते देखा। बिजली की सी फुर्ती से वो आगे बढ़ा और उसने आसिया को अपने दोनों बाजुओं में थाम लिया। शेरू ने महसूस किया कि सर्दी से उसका वजूद लरज रहा था और उसकी टांगों पर कपकपाहट तारी थी। शायद इसी वजह से वो चलते चलते लड़खड़ा गई थी। शेरू के सीने से लगते ही आसिया को एक अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ, बिल्कुल यूं जैसे कोई मुर्गी का चूजा सहम कर अपनी माँ के परों में छुप जाता है। लेकिन उसके उस गैर इख्तियारी अमल ने जो असरात नौजवान शेरू पर मुरतब किए थे, उनका एहसास उसे नहीं हो सकता था। शेरू चंद सेकंड के लिए तो बौखला गया था, फिर उसने अपने सीने पर एक अलाव सा दहकता महसूस किया। वो इन लम्हात की तवालत का मुतमन्नी था, लेकिन न चाहते हुए भी उसने आसिया को खुद से अलग कर दिया। उसने बगैर कुछ कहे अपना फौजी कोट उतारा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। बोला, ये चादर मुझे दे दो और कोट पहन लो। आसिया ने किसी मकनातीसी अमल के ताबे उसके हुक्म की तामील की। कोट उतारने के बाद शेरू को अपनी रगों में खून मुंजमद होता महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू पाए रखा। भारत के साथ इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद महाराजा हरि सिंह को भारतीय हुकूमत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने लिखा था। वो खास हालात जिनके ताबे योर हाइनेस ने मेरी हुकूमत से इल्हाक की दरख्वास्त गुजारी है, उसे मद्देनजर रखते हुए भारतीय सरकार रियासत जम्मू और कश्मीर और डोमिनियन ऑफ इंडिया का इल्हाक मंजूर करती है। लेकिन मैं योर हाइनेस को ये बताना जरूरी समझता हूँ कि मुस्तकबिल में अगर ये इल्हाक मुतनाज़ हैसियत इख्तियार कर गया और हुकूमत पाकिस्तान या रियासती अवाम को इस पर एतराज़ हुआ, तो इसका फैसला रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम की मर्जी से तय पाएगा। मेरी हुकूमत की ख्वाहिश है कि जो ही हमारी मुसल्लह अफवाज गैर मुल्की मुदाखलत कारों को निकाल बाहर करती है और अमन व अमान बहाल होता है, आपके हमारे इल्हाक के बारे में राय आमा तलब की जाए। राय शुमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ऐसी तजवीज़ थी जिस पर भारत में बड़ी लेदे हो रही थी। गो के महाराजा की माजी में कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से शेख अब्दुल्ला के जाती मरासिम की वजह से न बनी थी और वो सरदार पटेल के ज्यादा नजदीक थे, लेकिन कश्मीर से अपने जज्बाती ताल्लुक, कौम परस्ती और शेख अब्दुल्ला से दोस्ती ऐसे मुहर्रकात थे जिन्होंने पटेल की बजाय नेहरू को कश्मीर की सियासत में ज्यादा हद तक मुलव्विस कर दिया था। महाराजा हरि सिंह ने इल्हाक का वक्ती मुआहिदा महज अपनी गद्दी और हमलावरों से कश्मीर को बचाने के लिए किया था, लेकिन राय शुमारी का तुरुप का पत्ता बैक वक्त पाकिस्तान और शेख अब्दुल्ला के हाथ में देकर जवाहरलाल नेहरू ने उसकी सियासी मौत का सामान पैदा कर दिया था। उसकी रियासती फौज का कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमराल इंतहाई नालायक साबित हुआ था। गिलगित का गवर्नर घनश्याम सिंह कबायलियों की कैद में पहुंच चुका था और गिलगित स्काउट के कमांडर मेजर ब्राउन ने पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया था। महाराजा श्रीनगर से भागकर जम्मू पहुंचा तो चाणक्य के चेले अपने दांत तेज किए बैठे हुए थे। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच चुका था। भारतीय वफ्द की क़यादत रियासत जम्मू और कश्मीर का साबिक वज़ीर आला गोपाल स्वामी आयंगर कर रहा था, जिसे नेहरू की खुसूसी करम फरमाई से बड़ा अहम मकाम मिल चुका था। लेकिन महाराजा देख रहा था कि पाकिस्तानी वफ्द के लीडर चौधरी जफरुल्लाह के सामने स्वामी आएं बाएं शाएं कर रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर केस पाकिस्तान के हक में मजबूत होता जा रहा है। नेहरू ही की मेहरबानियों से हंगामी बुनियादों पर कायम करदा इंतजामिया का सरबराह आला शेख अब्दुल्ला को बनाया जा चुका था। शेख की शख्सियत और उसका सियासी कद इतना बुलंद था कि महाराजा लाख रियासती अवाम के सामने हर दिल अजीज होने के बावजूद उससे टकरा कर पाश पाश हो जाता। जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा को मात देने के लिए बड़ी खतरनाक चाल चली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात उसके हाथों से छीन कर शेख को मुंतकिल कर रहा था, जिसकी हैसियत कांग्रेस की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी।